हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिफेंस टेक्नोलॉजी रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करेंगे वो है भारत का मिसाइल कार्यक्रम, जिसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको IGMDP बोलेंगे। चलिए IGMDP के बारे में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि IGMDP जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1983 में शुरू किया गया और इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि भारत को मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और फिर उसको एडवांस बनाना। देखो 1980s के दौर के अंदर भारत रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस फील्ड के अंदर इतना ज्यादा एडवांस्ड नहीं था, इवन आत्मनिर्भर भी नहीं था। हम हमारी बहुत सारे डिफेंस की आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहते थे। तो उस वक्त हमने जो डिसाइड किया या जो उद्देश्य रखा वो सबसे पहला यही था कि सबसे पहली चीज है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने और उसके बाद में हम उस टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर एडवांस्ड बने। ठीक है, चलिए फिर इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई थी DRDO को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। देखो यहाँ पर इस चीज को समझना कि इस कार्यक्रम को जो नेतृत्व प्रदान कर रहे थे या जो गाइड कर रहे थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, लेकिन इसको कार्य को क्रियान्वित करने की जो जिम्मेदारी जिस संस्था को दी गई थी वो था DRDO, यानी कि जो इसके तहत जो गाइडेड मिसाइल्स डेवलप की जाएंगी या मिसाइल्स डेवलप की जाएंगी वो कौन करेगा, तो वो DRDO करेगा। ठीक है, उसके बाद इस प्रोग्राम या कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल्स का डेवलपमेंट किया गया। कौन कौन सी, तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, ये 5 मिसाइल जो हैं वो इसके तहत विकसित की गई। इनको एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO, उसका लोगो है। यहाँ नीचे आप डिफेंस मिनिस्ट्री देख रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमने लास्ट टाइम बात की थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही DRDO जो है वो कार्य करता है। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, जिनके नेतृत्व में ये IGMDP प्रोग्राम जो है इसे शुरू किया गया था। चलिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का एक बहुत ही अच्छा सा कोट है। वो ये कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए इस दुनिया के अंदर 2 सबसे अच्छे टीचर होते हैं, एक है लाइफ, जिंदगी, और दूसरा है समय, टाइम। ठीक है, तो ये कैसे, तो लाइफ जो है वो समय की कीमत समझाती है और समय जो है वो हमें जीवन का या जिंदगी का महत्व समझाता है। इस तरीके से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने बताया था। चलिए अब हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं जो मिसाइल्स IGMDP के तहत विकसित की गई थी उनको। सबसे पहले बात करते हैं हम पृथ्वी मिसाइल की। पृथ्वी मिसाइल जो है इसके 3 वर्जन या 3 संस्करण तैयार किए गए, पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों की क्या खास बातें हैं वो हम एक एक करके छोटी मोटी देखते हैं, उसके बाद में इसको कंक्लूड करके हम देखेंगे कि पृथ्वी मिसाइल के बारे में ओवरऑल हम क्या बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो पृथ्वी का जो फर्स्ट वर्जन है, पृथ्वी फर्स्ट, उसके बारे में बात करें तो ये एक आर्मी वर्जन था, भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया था इसको। तो ये भारतीय थल सेना के लिए तैयार किया गया था इसको। तो ये थल सेना संस्करण था, आर्मी वर्जन था। उसके बाद इसकी रेंज या परास कितनी थी, तो इसकी परास थी 150 to 250 किलोमीटर्स। फिर इसका जो उन्नत संस्करण, लेटर ऑन इसका जो एडवांस वर्जन तैयार किया गया था उसे प्रहार नाम दिया गया। ठीक है, चलिए, तो ये थी पृथ्वी फर्स्ट। उसके बाद में दूसरा संस्करण जो है इसका वो कहलाता है पृथ्वी सेकंड। इसे इनिशियली वायुसेना के लिए तैयार किया गया था, इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे एयरफोर्स वर्जन या वायुसेना संस्करण भी कहा जाता है। इसकी रेंज क्या थी, तो इसकी रेंज है 250 से 350 किलोमीटर की। ठीक है, कालांतर में इसे वायुसेना द्वारा वापस से थल सेना को स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि वायुसेना ने इसका यूज लेना बंद कर दिया और थल सेना ही पृथ्वी 2 जो है इसको यूज में लेने लग गई। ठीक है, चलिए, ये बात करी हमने पृथ्वी सेकंड के बारे में। अब हम बात करते हैं पृथ्वी थर्ड के बारे में। पृथ्वी थर्ड जो है ये नेवी वर्जन था पृथ्वी का, यानी कि भारतीय नौसेना के लिए इसे तैयार किया गया था। इसकी रेंज 350 से 600 किलोमीटर, 350 से 600 किलोमीटर के बीच की है और इसे धनुष नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पृथ्वी के तीनों संस्करण या तीनों जो वर्जन हैं उनके बारे में बात की। अब ओवरऑल पृथ्वी के बारे में बात करते हैं कि जब भी आपसे
पृथ्वी मिसाइल के बारे में पूछा जाए या पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड के बारे में पूछा जाए तो आप किस प्रकार से लिखेंगे उसको? देखो, इसके अंदर लास्ट लेक्चर जो हमने मिसाइल्स के बारे में बात करी थी, वो सारी की सारी चीजें, मिसाइल्स, गाइडेंस सिस्टम्स और वॉरहेड्स के बारे में बात की थी, वो सब चीजें यहाँ पर काम आएंगी हमारी। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि जो मिसाइल्स हैं उनको किन किन बेसिस पे क्लासिफाई या वर्गीकृत किया जा सकता है। हमने देखा था सबसे पहला था आपका पथ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। दो प्रकार की होती हैं, बैलिस्टिक या फिर क्रूज। उसके बाद दूसरा हमने देखा था प्रक्षेपण मोड के आधार पर, तो वो थे आपके सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, इस प्रकार से खूब सारे उसके थे। उसके बाद हमने उसको देखा था आपके प्रयोग के आधार पर या यूटिलिटी के आधार पर, आपके टैक्टिकल या फिर स्ट्रेटेजिक हो जाती है। उसके बाद में हमने उसको रेंज के आधार पर देखा था कि रेंज के आधार पर आपके शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल। फिर हमने उसको स्पीड के आधार पर देखा था, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। वो सारी जो चीजें हैं, और गाइडेंस सिस्टम्स देखे थे हमने, वो सारी चीजें यहाँ पर काम आएंगी। कैसे देखना भाई, जब पृथ्वी मिसाइल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज है इसमें, यह एक सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली। दूसरी चीज है शॉर्ट रेंज, कम दूरी की। तीसरी चीज है बैलिस्टिक मिसाइल है, यह एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं उन्हें सामान्यतः परास के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। और जो क्रूज मिसाइल होती हैं उन्हें सामान्यतः गति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप परास वाली चीज को देख रहे हो, रेंज वाली चीज को देख रहे हो। क्यों? क्योंकि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ना कि आप यहाँ पर स्पीड को नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये सतह से सतह पर वार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे डेवलप किसने किया है? तो इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने, और आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत इसे विकसित किया है। ये सारी चीजें इसमें कंक्लूड कर दी जाएगी। फिर अगली चीज, यूटिलिटी या उपयोग के आधार पर, तो यह एक युद्धक मिसाइल है, ठीक है। ये एक टैक्टिकल मिसाइल है जिसे सामान्यतः युद्ध के अंदर यूज किया जा सकता है। और हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो टैक्टिकल मिसाइल्स होती हैं वो सामान्यतः, जनरली, हमेशा ऐसा नहीं है, बट जनरली वो जो है वो परंपरागत हथियार या जो कन्वेंशनल वॉरहेड्स होते हैं उन्हें ले जाने में सक्षम होती है। नाभिकीय हथियार जनरली ये कैरी नहीं करती हैं, सामान्यतः ये कैरी नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ये चीज ध्यान रखना कि जो आपका पृथ्वी 2 है या पृथ्वी का जो दूसरा संस्करण है वो अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जाने में केपेबल है। उसकी अभी टेस्टिंग्स चल रही हैं, कंटिन्यूसली चल रही हैं। पिछले साल भी हो रहे थे इसके टेस्ट, अभी भी रिसेंटली इसके टेस्ट हो रहे हैं, और ये न्यूक्लियर केपेबल है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब भी आप फर्स्ट और थर्ड पृथ्वी के बारे में बात करेंगे तब आप वहां पर टैक्टिकल मिसाइल बोलेंगे, और यदि आप पृथ्वी सेकंड के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि ये एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, यानी कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी ले जाने में केपेबल है। समझ गए भी चीज को? चलिए, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक डीआरडीओ द्वारा आईजीएमडीपी के तहत विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर ये एक टैक्टिकल मिसाइल है जो परंपरागत हथियारों को ले जाने में सक्षम है, ठीक है। चलिए, ये है हमारी पृथ्वी मिसाइल जिसका अभी टेस्टिंग किया जा रहा है। पृथ्वी सेकंड जो है वो यही है। ये अभी वर्तमान में इसके टेस्टिंग्स चल रहे हैं, और जब इसके टेस्टिंग्स पूरे कंडक्ट हो जाएंगे उसके बाद में पृथ्वी 2 को जो है वो आर्मी के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं आईजीएमडीपी के तहत विकसित दूसरी मिसाइल की, वो है अग्नि मिसाइल। अग्नि जो है एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है आग, फायर, ठीक है। अग्नि के 5 संस्करण या 5 वर्जन जो हैं वो तैयार किए गए। कौन कौन से, एक एक करके देखना शुरू करते हैं। पहले इनकी माइनर जो डिटेल्स हैं उनको देखते हैं, देन हम इसको ओवरऑल इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, अग्नि फर्स्ट जो है उसकी बात करें तो ये एक एमआरबीएम है। ये जो एमआरबीएम शब्द है इसके अंदर देखना, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ये एक एमआरबीएम है।
अपन ने बात की थी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उन्हें सामान्यतः रेंज के आधार पर, परास के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और मैंने ये भी बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत वाइड होती है, ठीक है। इसीलिए उसके अंदर कम दूरी की, मध्यम दूरी की और इंटरमीडिएट रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल जो है वो काफी लंबी लंबी दूरी तक आपको देखने को मिलेगी। तो अग्नि फर्स्ट जो है वो एक MRBM है, ठीक है ना, जिसकी रेंज कितनी है 700 से 1200 किलोमीटर तक है। फिर उसका दूसरा वर्जन अग्नि सेकंड, ये भी एक MRBM है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है, इसकी परास 2000 से 2500 किलोमीटर है। उसके बाद आती है आपके अग्नि थर्ड, ये एक IRBM है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी परास 3200 से 3500 किलोमीटर के बीच में है। उसके बाद आती है आपकी अग्नि 4, ये भी एक IRBM है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को रेंज के आधार पर देखा जाता है भाई। इसकी परास कितनी है, तो इसकी परास भी 3000 से 4000 किलोमीटर के बीच में है। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर अग्नि 3 जो है वो भी 3500 के आसपास रेंज की है, अग्नि 4 जो है वो भी यही लगभग इसी रेंज की है। तो देखो ये दोनों जो है साथ साथ में ही डेवलप की गई है, दोनों के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। मोस्टली हम जो है अग्नि थर्ड जो है उसे ही यूज करते हैं। अग्नि 4 जो है वो हालांकि डेवलप की गई, लेकिन उसके बाद में अग्नि 5 जो है उसको ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। फिर अग्नि 5 की बात करें तो ये एक ICBM है। ICBM का मतलब क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर के बीच में है लगभग, ठीक है। तो कम से कम 5500 किलोमीटर तक तो इसकी रेंज है ही। चलिए, अब यहां पर ये जो आपने शब्द कुछ सुने हैं, ICBM, IRBM, MRBM, कुछ शब्द होते हैं जो आपको बहुत ऑफन आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर या न्यूज के अंदर सुनने को मिलेंगे। जैसे ICBM हो गया, ठीक है, SLBM हो गया, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो गया। तो यहां से आपको समझना होगा ICBM का मतलब क्या है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो ये बताता है कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, साथ ही साथ में इसकी रेंज क्या है, तो रेंज बहुत ज्यादा है, अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भी ये जा सकती है। समझ गए भी चीज को, ठीक है। तो ये अग्नि के 5 संस्करण हैं, उनके बारे में हमने बात की। अब ओवरऑल अग्नि के बारे में बात करते हैं कि ओवरऑल अग्नि क्या है। तो देखो, अग्नि एक सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली। अब यहां पर इस चीज को देखना, जब आप अग्नि फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे मीडियम रेंज, मध्यम दूरी की। जब आप अग्नि थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे तो आप कहेंगे इंटरमीडिएट रेंज, ठीक है। और जब आप अग्नि 5 के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे इंटर कॉन्टिनेंटल, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये एक सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज हो सकती है, इंटरमीडिएट रेंज हो सकती है, इंटरकॉन्टिनेंटल हो सकती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा IGMDP के तहत विकसित किया गया है। उसके बाद में ये एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, यह एक सामरिक मिसाइल है। और हमने बात की थी, सामरिक मिसाइल जो होती है वो सामान्यतः युद्ध में यूज नहीं की जाती, उन्हें निवारक क्षमता, डिटरेंस कैपेसिटी जो है वो डेवलप करने के लिए इन्हें बनाया जाता है। और ये सामान्यतः नाभिकीय हथियारों को, जिन्हें गैर परंपरागत या नॉन कन्वेंशनल वॉरहेड्स कहा जा सकता है, उन्हें ले जाने में सक्षम होती हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, सामरिक मिसाइल है, जो परमाणु हथियार, नाभिकीय हथियार ले जाने में सक्षम होती हैं। फिर इनमें GPS आधारित हाईटेक गाइडेंस सिस्टम जो है उसका उपयोग किया जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि गाइडेंस सिस्टम भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। GPS या सैटेलाइट बेस्ड जो सबसे एडवांस्ड वर्जन, एडवांस तरीके का होता है, ठीक है, वो ही इसके अंदर यूज किया गया है कि इसमें GPS बेस्ड हाईटेक गाइडेंस सिस्टम जो है उसका उपयोग किया गया है। चलिए, तो अगर आपसे अग्नि के बारे में ओवरऑल पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि यह DRDO द्वारा IGMDP के तहत विकसित, सबसे पहली चीज सतह से सतह पर मार करने वाली। फिर दूसरी चीज, इसकी रेंज बताएंगे आप, परास बताएंगे, क्यों, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल है इसलिए। तो इसकी रेंज क्या होगी, तो ये कम दूरी की मध्यम दूरी की हो सकती है, आपके मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज या इंटर कॉन्टिनेंटल। फिर ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर ये एक आपके सामरिक या स्ट्रेटेजिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जाने में भी केपेबल है। फिर इसके अंदर कौन सा गाइडेंस सिस्टम यूज किया गया है, तो इसमें GPS बेस्ड हाईटेक गाइडेंस सिस्टम जो है उसका उपयोग किया गया है।
इसका जो अग्नि 6 वर्जन है वो भी तैयार किया जा रहा था, लेकिन इसको लेटर ऑन जो है वो उस प्रोजेक्ट को दूसरा नाम दे दिया गया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अग्नि के 5 संस्करण हैं। ये देखिए, ये अग्नि 3 का फोटो है। ठीक है, और ये हमारे अग्नि 5 का फोटो है। ये एक आईसीबीएम है और अग्नि 3 जो है वो एक आईआरबीएम है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और ये है आपका इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगली मिसाइल की जो आईजीएमडीपी के तहत विकसित की गई, वो है आपकी त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का हथियार होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से फेंक करके मारा जाता है भाई। ठीक है, तो यहीं से थोड़ा सा नाम से ही समझने की कोशिश करना ये क्या है। तो एक चीज जो कॉमन चली आ रही है वो तो आएगी इसमें, ये डीआरडीओ द्वारा आईजीएमडीपी के तहत विकसित की गई है। फिर इसकी खास बात क्या है, तो ये एक सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में वार करने वाली शॉर्ट रेंज कम दूरी की सुपरसोनिक, हमने बात की थी गति के आधार पर मिसाइलों के प्रकार, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक कौन सी होती हैं? जिनकी स्पीड ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा होती है, उन्हें सुपरसोनिक कहा जाता है। तो ये एक सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, जिसे डीआरडीओ द्वारा आईजीएमडीपी के तहत विकसित किया गया है। फिर ये एक टैक्टिकल मिसाइल है, जिसे टैक्टिकल मिसाइल क्या होती है? टैक्टिकल मिसाइल जो होती है उसको वो जनरली वॉर के अंदर यूज की जाती है, और ये सामान्यतः कन्वेंशनल वॉरहेड्स को ही कैरी करती है। तो ये एक टैक्टिकल मिसाइल है, युद्धक मिसाइल है, जो भारतीय जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस है उसके तीनों अंग जो हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उन तीनों के लिए इसका विकास किया गया है। फिर इसकी परास कितनी है? तो इसकी परास 9 किलोमीटर के लगभग होती है। युद्ध क्षेत्र के अंदर इसको यूज किया जाता है, वॉर जोन के अंदर सीधा सीधा, तो 9 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज होती है। इसमें जो गाइडेंस सिस्टम यूज किया जाता है वो रेडियो अल्टीमीटर बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें रेडियो अल्टीमीटर गाइडेंस सिस्टम जो उसका उपयोग किया जाता है। अगर आपको कभी गाइडेंस सिस्टम याद नहीं आए किसी भी मिसाइल के लिए, तो आप उसके अंदर सीधा नॉर्मल एक जो चीज है वो आप हर मिसाइल के लिए लिख सकते हो कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड हाईटेक गाइडेंस सिस्टम, कंप्यूटर आधारित उन्नत या हाईटेक गाइडेंस प्रणाली जो है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखना कि आप में से कुछ बच्चे ये डाउट करेंगे कि सर यहाँ पर क्योंकि ये एक क्रूज मिसाइल है, फिर हमारे को यहाँ पर ये रेंज या परास की जरूरत क्यों पड़ी? तो परास की जरूरत हमारे को इसलिए पड़ी क्योंकि अभी हम त्रिशूल की बात कर रहे हैं, देन हम आकाश की भी बात करेंगे, आकाश मिसाइल की, तो इसलिए थोड़ा सा डिफर करने के लिए हमने इस चीज को लिखा है। अदरवाइज जनरली जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं उनको परास के बेसिस पर नहीं देखा जाता। हालांकि फिर भी अगर हमारे को कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस उनमें दिख रहा हो तो हम उसको डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है लेकिन वो 300 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए अब कहां पे 9 किलोमीटर, कहां 300 किलोमीटर, तो आप उसको ऑब्वियसली लॉन्ग रेंज के अंदर डालोगे। तो जहां पर आपको क्लियरली विजिबल हो वहां पर आप उस चीज को मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात करी हमने त्रिशूल की कि त्रिशूल क्या होता है। तो ये डीआरडीओ द्वारा आईजीएमडीपी के तहत विकसित सतह से हवा में वार करने वाली कम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फिर यह एक युद्धक मिसाइल है जिसकी परास कितनी है? 9 किलोमीटर है, और इसका विकास सेना के तीनों अंगों के लिए किया गया है। और इसमें जो गाइडेंस सिस्टम यूज किया जाता है वो है आपका रेडियो अल्टीमीटर। ठीक है, चलिए ये है आपकी त्रिशूल मिसाइल। ये देखना भाई, ज्यादा आपको जैसे पृथ्वी जो बहुत बड़ी मिसाइल थी ना, उतनी बड़ी आपको मिसाइल नहीं देखने को मिलेगी। ये क्योंकि एक क्रूज मिसाइल है और 9 किलोमीटर तक की रेंज के लिए ही इसको उपयोग में लिया जाता है। यह सतह से हवा में वार करने वाली है। ठीक है, कि आपके युद्ध क्षेत्र के अंदर यदि कोई फाइटर जेट जा रहा है दुश्मन सेना का, या फिर कोई हेलीकॉप्टर है, तो उसको नष्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आईजीएमडीपी के तहत अगली जो मिसाइल हम बात करेंगे वो है आकाश। आकाश मिसाइल के बारे में बात करें तो यह क्या है, वही कॉमन बातें इसमें भी आएगी। ये भी डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आईजीएमडीपी के तहत विकसित की गई है। इसकी खास बातें क्या है, तो ये भी सरफेस टू एयर है, यानी कि सतह से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल है। नाम अपने आप में बता रहा है, आकाश, सतह से हवा में वार करने वाली मीडियम रेंज, मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो ये क्या है? आकाश।
आकाश जो है वो डीआरडीओ द्वारा आईजीएमडीपी के तहत विकसित सतह से हवा में वार करने वाली मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फिर बात करते हैं, यह एक टैक्टिकल मिसाइल है, युद्धक मिसाइल है जो परंपरागत हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसकी परास कितनी है? तो इसकी परास है 30 किलोमीटर। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? मध्यम दूरी की, क्योंकि पिछली बार क्या था, उसकी परास थी 9 किलोमीटर तक, और इसीलिए हमने उसको कम दूरी की रखा और इसको हमने सामान्यतः मध्यम दूरी की कैटेगरी के अंदर डाल दिया। तो जनरली इस चीज को लेकर के ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है। ये जनरली किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई करेंगे? स्पीड के बेसिस पर ही इसको क्लासिफाई करेंगे। फिर इसकी खास बात क्या है? तो इसमें कमांड गाइडेंस सिस्टम और राजेंद्र रेडार का उपयोग किया जाता है। इसमें गाइडेंस सिस्टम के तौर पर बहुत ही एडवांस गाइडेंस सिस्टम का यूज किया जाता है। कौन कौन से? तो वो कमांड गाइडेंस सिस्टम और दूसरे है आपका राजेंद्र रेडार। राजेंद्र रेडार एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, ठीक है। ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया रेडार सिस्टम है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। इसके बारे में देखना, ये एक वो कहता है ना मल्टी मोड रेडार है, जिसकी रेंज भी सिग्निफिकेंट है। इंडिया ने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये थी आकाश मिसाइल। एक बार इसको कंक्लूड कर देते हैं कि आकाश मिसाइल क्या है? डीआरडीओ द्वारा आईजीएमडीपी के तहत विकसित सतह से हवा में वार करने वाली मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये एक टैक्टिकल मिसाइल है जो परंपरागत हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज लगभग 30 किलोमीटर है और इसमें गाइडेंस प्रणाली कौन सी यूज की गई है? तो इसमें कमांड गाइडेंस सिस्टम और राजेंद्र रेडार जो है उसका उपयोग किया गया है, ठीक है। चलिए, ये है आकाश मिसाइल। त्रिशूल मिसाइल जो थी, आप इसके कंपैरिजन में जब इसको देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये थोड़ी कंपैरेटिवली बड़ी मिसाइल्स हैं, यानी कि ये लंबी दूरी तक हिट कर सकती हैं, तो इसीलिए ये 30 किलोमीटर के आसपास तक हिट कर सकती हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं आईजीएमडीपी के तहत विकसित 5वीं मिसाइल की, जिसका नाम है नाग। आपकी हमारी सबकी फेवरेट नाग मिसाइल। नाग मिसाइल की बात करें तो एक वही चीज जो कॉमन है, यह भी डीआरडीओ द्वारा आईजीएमडीपी के तहत विकसित एक मिसाइल है। अब इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास चीज है कि ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि कुछ टर्म्स आपको स्पेसिफिकली किन्हीं मिसाइलों के लिए देखने को मिलेगी, ठीक है ना, और उसके बेसिस पर आपको तुरंत समझ में आएगा कि अच्छा ये इस मिसाइल की क्या खास बात है। जैसे आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, जो बहुत लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। एसएलबीएम, आगे हम बात करेंगे एसएलबीएम क्या होती है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है, या ये मिसाइल जो है इसकी क्या खास बात होगी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाम अपने आप में बता रहा है एंटी टैंक, यानी कि दुश्मन सेना के जो टैंक हैं उनको उड़ाने के लिए जिस मिसाइल का उपयोग किया जाए वो क्या कहलाएगी? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये गाइडेड मिसाइल क्यों है? क्योंकि ये एक क्रूज मिसाइल होती है, ठीक है, इसीलिए इसको आप इसके डायरेक्शन को गाइड कर सकते हो। क्यों कर सकते हो गाइड? क्योंकि देखो, वॉर जोन के अंदर दुश्मन सेना का जो टैंक है वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, ठीक है, वो इधर से उधर मूव करता रहेगा, और जब वो मूव करेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपकी मिसाइल की दिशा जो है उसे भी चेंज करना पड़ेगा, तो उसको आपको निर्देशित करते रहना होगा। तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये यहां से अंडरस्टूड होगा भाई कि ये एक प्रकार की क्रूज मिसाइल होती है, ठीक है ना। उसके बाद में इसकी रेंज जो है वो 4 से 9 किलोमीटर की होती है। 4 से 9 किलोमीटर क्यों भाई? इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेवल पे समझना कि वॉर जोन जो है वो इतना ही होता है, कोई बहुत लंबी दूरी तक आपको मार नहीं करना है, टैंक को उड़ाना है। तो जो आप युद्ध क्षेत्र में जो प्रॉपर युद्ध क्षेत्र है, वॉर जोन है, जहां पर लड़ाई चल रही है, उस जगह पर इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है। फिर इसकी कुछ खास बातें जो हैं उनके बारे में बात करते हैं कि जो नाग मिसाइल है इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। इससे क्या खास चीज निकल करके आती है? तो देखो, एक चीज को समझना कि विजिबल जो रेज होती हैं, दृश्य तरंगे, उनका उपयोग किया जाता है किसी चीज को देखने के लिए। यदि विजिबल रेज कहीं पर उपलब्ध नहीं है तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? अंधेरा बोलते हैं। रात में क्या होता है? सूर्य नहीं है, विजिबल रेज नहीं है, तो हम उसको अंधेरा या रात्रि बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर विजिबल रेज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां पर दूसरी कोई रेज नहीं हो सकती। तो वहां पे आपने ज्योग्राफी के अंदर इस चीज को पढ़ा होगा कि दिन के अंदर जो सनलाइट होती है या जो रेडिएशंस होती हैं सन से जो आती हैं, उनको अर्थ एब्जॉर्ब करती है
और रात के समय या बाकी टाइम भी उसको इंफ्रारेड वेव्स के रूप में उसको वापस से एमिट करती रहती है। तो इसका मतलब यह है कि रात के समय में विजिबल रेज तो नहीं है, दृश्य तरंगे तो नहीं है, लेकिन इंफ्रारेड तरंगे, अवरक्त तरंगे जरूर है। तो यदि हम इंफ्रारेड तरंगों के माध्यम से किसी चीज को देखने की कोई तकनीक विकसित कर ले तो इसका मतलब क्या है, हम रात्रि को भी देख सकेंगे। ठीक है, तो वही जो सिस्टम है वो इसके अंदर यूज किया गया है, जिसके अंदर इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम का यूज किया जाता है, जिससे ये रात में भी देखने में सक्षम होती है। यानी कि इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो रात्रि में भी काम कर सकता है, रात में भी इसको नेविगेट कर सकता है। समझ रहे हो चीज को? ठीक है, तो इमेजिंग जो होती है वो 2-3 तरीके की होती है। एक होती है विजुअल इमेजिंग, ठीक है, जो दृश्य तरंगों के उपस्थिति में हम किसी चीज को देखते हैं। ठीक है, दूसरा होती है इंफ्रारेड इमेजिंग, कि जब दृश्य तरंगे नहीं है या दृश्य तरंगे हैं भी, लेकिन साथ साथ में इंफ्रारेड इमेज जो आपके इंफ्रारेड वेव्स हैं उनका उपयोग करके किसी चीज का चित्र प्राप्त किया जाता है, इमेजिंग की जाती है, तो वो होती है आपकी इंफ्रारेड इमेजिंग। एक होती है आपकी थर्मल इमेजिंग। तो इस तरीके से अलग अलग जो इमेजिंग होती है जिनका उपयोग किया जाता है नेविगेशन के लिए या किसी की इमेजिंग के लिए। तो यहाँ पर हम जो गाइडेंस सिस्टम है वो है आपका इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम, जो इसको रात में, नाइट के टाइम भी काम करने में, फंक्शन करने में केपेबल बनाता है। फिर अगली जो इसकी खास बात है वो ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित होती है। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल क्या है? देखो, नाम अपने आप में बता रहा है कि फायर बटन पे एक बार क्लिक करो, यानी कि दागो मिसाइल, और उसके बाद में मस्त हो जाओ, भूल जाओ, आपका टारगेट 100% जो है वो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है देखो, क्योंकि ये एक गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। अब जो गाइडेंस जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो जनरली उसके अंदर 2-3 जगह से इनपुट मिलते हैं। ग्राउंड बेस से भी मिलता है, साथ ही साथ में जीपीएस हो गया, आपका इंफ्रारेड हो गया, रेडार्स हो गए, वो सारे इक्विपमेंट्स काम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ में ग्राउंड लेवल से भी उसको गाइड किया जाता रहता है कि हाँ भाई, इस डायरेक्शन के अंदर या इस टारगेट की तरफ आपको बढ़ना है। वहां पर चूक होने की संभावना फिर भी रहती है। लेकिन यदि कुछ मिसाइल्स ऐसी होती हैं, या हमने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है कि जिसके अंदर क्या किया जाता है कि मिसाइल को ही सेल्फ सफिशिएंट केपेबल बना दिया जाता है, कि वो खुद से, एक बार बस आप उसको टारगेट बता दो, ठीक है, उसके बाद से वो उसको लॉक कर लेगी उस टारगेट को, और जहां वो टारगेट जाएगा वहां पर वो मिसाइल जाएगी, अपना रास्ता खुद बनाएगी, कहां से जाना है, कैसे जाना है, बस उसको उड़ाना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर बेस्ड जो मिसाइल्स होती हैं वो बहुत ही डेडली होती हैं, बहुत ही खतरनाक होती है, कि आप एक बार फायर करो, उसके बाद में फॉरगेट, भूल जाओ, आपका टारगेट निश्चित तौर पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नाग मिसाइल भी कुछ ऐसी मिसाइल है जिसमें हमने ऐसी टेक्निक यूज की है कि जो इसको फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल बेस्ड बना देती है, इसीलिए ये बहुत डेडली हो जाती है। अब इस चीज को एक बार समझना है कि ये एंटी टैंक क्यों बोला है हमने यहाँ पर इसको। देखो, टैंक जो होते हैं वो एक बख्तरबंद गाड़ी होती है, उसके बाहर आर्मर प्लेट्स लगी हुई होती है, वो कोई सामान्य गाड़ी की तरह नहीं है कि आप उसको गोलियों से, लाइट मशीन गन से या मशीन गन की जो फायरिंग होती है उससे आप उसको नष्ट कर दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है टैंक को। ठीक है, टैंक उसको ना यूं उड़ा देता है। तो आपको क्या है, वहां पर आपके जो सामान्य मोटार होते हैं या रॉकेट होते हैं वो भी काम नहीं करते। वहां पे आपको एक छोटी मिसाइल बनानी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है, जो उस टैंक को उड़ा सके, जो उसका बख्तर है या उसका जो आर्मर है उसको भेद कर सके, पेनिट्रेट कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, पर आप कोई इतनी बड़ी भी मिसाइल नहीं बनानी है कि आप वो सारी तबाही कर दो, कि आप पृथ्वी या अग्नि जैसी मिसाइल लेकर के आ जाए, तो उतनी भी नहीं, लेकिन आपको एक इतनी मिसाइल तो लानी पड़ेगी जो एटलीस्ट उस टैंक को उड़ा सके, तो वो नाग है। ठीक है, चलिए अब हम आगे कुछ बात करते हैं नाग के बारे में। तो जो नाग मिसाइल है उसको ग्राउंड पे, सरफेस के ऊपर कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए और साथ ही साथ में लॉन्च करने के लिए जिस व्हीकल का यूज किया जाता है उसे हमने नाम दिया है नामिका। नामिका क्या है? तो नाग मिसाइल कैरियर, यानी कि नाग मिसाइल को ले जाने वाला, वो क्या कहलाता है? आपका नामिका। तो नामिका एक ऐसा वाहन है जिसके द्वारा नाग मिसाइल को ग्राउंड ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साथ ही साथ में लॉन्च भी किया जाता है। फिर अगली इसकी खास बात देखें तो नाग का एक वायुसेना संस्करण भी तैयार किया गया है। देखो, टैंक को आप किसी अपने टैंक से दुश्मन टैंक को उड़ा सकते हो, साथ ही साथ में आप ग्राउंड बेस पर कोई आपकी मिसाइल तैनात है या नामिका है उससे आप लॉन्च करके भी उड़ा सकते हो। साथ ही साथ में जब आपके कोई फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर है वो भी तो यूज किए जा सकते हैं दुश्मन सेना के टैंक को उड़ाने के लिए। ठीक है, युद्ध क्षेत्र के अंदर हेलीकॉप्टर्स यूज किए जाते हैं। तो उसी प्रकार से टैंक्स को उड़ाने के लिए नाग मिसाइल का जो
वायुसेना संस्करण एयरफोर्स वर्जन तैयार किया गया है, उसे नाम दिया गया है हेलिना। हेलिना बोले तो हेलीकॉप्टर नाग, ठीक है ना, ऐसी नाग मिसाइल जिसे हेलीकॉप्टर से यूज किया जा सके टैंक्स को उड़ाने के लिए, वो क्या कहलाती है, आपकी हेलिना कहलाती है। ठीक है, चलिए तो अब नाग मिसाइल को कंक्लूड करते हैं। नाग जो है वो डीआरडीओ द्वारा आईजीएमडीपी के तहत विकसित एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी रेंज 4 से 9 किलोमीटर तक की है। यह इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम से इक्विप्ड है, इससे लैस है, जो इसको रात्रि में भी एफिशिएंटली कार्य करने में सक्षम बनाता है। साथ ही साथ ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसका जो ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन और लॉन्चिंग का कार्य है वो नामिका से किया जाता है, और इसका जो एयरफोर्स वर्जन है जो हेलीकॉप्टर के अंदर यूज किया जा सकता है या जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनके अंदर यूज किया जा सकता है, उसे क्या नाम दिया गया है, तो हलीना नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए ये आप फोटो देख रहे होंगे, इसके अंदर ये नामिका है जो नाग मिसाइल को कैरी करता है, स्थलीय परिवहन के लिए यूज लिया जाता है। ये टैंक का ही आप देख रहे होंगे, मॉडिफाइड वर्जन है, युद्ध क्षेत्र के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इसी के द्वारा ही इसको लॉन्च किया जाता है। तो ये है आपका नामिका, ये हमारी नाग मिसाइल है जो नामिका पर लगाई हुई है, और ये हलीना है जिसको हेलीकॉप्टर्स या जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर उन पर लगा करके और युद्ध क्षेत्र के अंदर यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी भारत का जो मिसाइल कार्यक्रम था आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत भारत में जो 5 मिसाइल्स विकसित की गई हैं उनके बारे में। इन्हीं के साथ साथ भारत के अंदर और भी दूसरी कई मिसाइल्स उपयोग में ली जाती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।